हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 22 जिसमें हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर चेनिंग इन जावा। इससे पहले हम लोग इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर के यूज को समझ चुके हैं। हमें मालूम है कि चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। हमें यह भी मालूम है कि अगर हम चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरी स्टेप नहीं लिखते हैं तो भी कंपाइलर अपनी तरफ से चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में सुपर लिखकर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है। अब हम लोग समझने वाले हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होती है। तो कंस्ट्रक्टर कैन कॉल अदर कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द सेम क्लास और सुपर क्लास। अभी तक हमने यह समझा था कि कोई भी कंस्ट्रक्टर अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। इनफैक्ट अभी तक तो हम ये मान के चल रहे हैं कि करता ही है, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि उसके पास चॉइस होती है। वो या तो अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे या फिर अपनी ही क्लास के किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। तो आइए इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ओके, यहां पर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूं, एक क्लास बनाता हूं, क्लास ए, और इनहेरिटेंस करने के लिए मैं एक और क्लास बनाता हूं बी, जो एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को। आप देख सकते हैं कि क्लास ए के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। मैंने लिखा पब्लिक ए और ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी। इसी तरीके से क्लास बी में भी एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा बी और ये बी की बॉडी। अब सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कब चला है, मैं इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये फंक्शन कॉल कर लेता हूं और A1 लिख देता हूं। ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा तो मुझे पता चल जाएगा ये वाला कंस्ट्रक्टर चला है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूं और B क्लास के अंदर लिख रहा हूं। पर B क्लास में लिखूंगा तो यहां पर मैं लिख देता हूं B, तो B1 प्रिंट होगा, तो इसका मतलब चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चला है। अब मैं बनाता हूं एक और क्लास, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, जिसमें बनाने वाला हूं मेन फंक्शन। मेन का प्रोटोटाइप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, ये मेन फंक्शन हो गया। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं O1 न्यू बी। अब देखिए क्या होगा, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है तो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन हम जानते हैं कि पहली लाइन ये नहीं है। यानी कंस्ट्रक्टर में जो हमने एकमात्र लाइन लिखी है, इसके भी पहले कंपाइलर ने यहां पर एक लाइन और लिख दी। वो क्या है, वो हम भी लिख सकते हैं सुपर। इस तरीके से ऐसा लिखना पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। पर अगर हमने ये नहीं लिखा है तो भी कंपाइलर ने यही की यही लाइन यहां पर लिख दी है, इसलिए पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा और पहले कॉल हो जाएगा। यानी जैसे ही बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसने सबसे पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। अब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा। अच्छा, इसकी भी अगर कोई पेरेंट क्लास है तो इसमें भी सुपर लिखा होगा और इसकी भी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले कंपाइल जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा।
तो हम देख सकते हैं ये कंपाइल हो चुका है। अब हम इसी तरीके से इसको रन भी करते हैं। अब देखिए जैसे हम रन करेंगे तो पहले कंस्ट्रक्टर किसका चलना चाहिए। ओके, यहां पर एक एरर आ रही है। वो एरर इसलिए है क्योंकि मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया है। ओके, मैंने इस फाइल को अब सेव कर दिया है। अब मैं दोबारा कंपाइल करके और रन कर देता हूं। अब देखिए क्या हो रहा है, A1 पहले चल रहा है, B1 बाद में चल रहा है, जो इस बात का प्रूफ है कि एग्जीक्यूशन पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर का पहला हो रहा है। एनीवेज, अब अगर मैं B क्लास में एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर तभी बन पाएगा जब मैं ओवरलोडिंग करूं, यानी यहां पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स मेंशन करूं। जैसे मैंने आर्ग्यूमेंट मेंशन कर दिया इंट के। अभी इसके अंदर भी मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, और इसमें लिख देता हूं B2। ठीक है, अब आप बताइए जब ऑब्जेक्ट बनेगा B क्लास का तो B क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनते वक्त यहां पे कोई आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं करा है कंस्ट्रक्टर में, इसलिए बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और इसमें जो लाइन हमें दिख नहीं रही है, जो कंपाइलर ने लिखी है यहां पर सुपर, उस वजह से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। लेकिन मैं चाहूं तो यहां पर लिख सकता हूं दिस, और इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूं। ये दिस के बाद पैरेंथेसिस लगाना सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सुपर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही दिस सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ये वाला। तो इसका मतलब अब सुपर वाली लाइन इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि या तो सुपर वाली लाइन लिखी हो सकती है या फिर दिस। अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर सुपर लिखता है और पेरेंट का ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। लेकिन हम चाहे तो एक्सप्लिसिटली सुपर भी लिख सकते हैं या दिस लिख सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं लिख सकते। अभी मैंने दिस लिखकर अपनी क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और दूसरे कंस्ट्रक्टर में लेकिन आप देखिए पहली लाइन के रूप में ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने क्या लिख दिया होगा, यहां पर लिख दिया होगा सुपर, इस तरीके से। तो हमने नहीं लिखा, वो तो कंपाइलर ने लिख दिया। तो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होगा, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, बी क्लास का बिना आर्ग्यूमेंट वाला ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। सबसे पहले इसने अपनी ही क्लास के एक और कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, जिससे कि ये वाला कंस्ट्रक्टर चल गया। लेकिन ये अपनी कोडिंग चलाने से पहले सुपर के कारण पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है। तो यहां से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा A1। उसके बाद कंट्रोल वापस आएगा जहां से ये कॉल हुआ था, यानी इस जगह पर जो कंपाइलर ने सुपर लिखा था वहां पर। और उसके बाद अगली लाइन चलेगी और स्क्रीन पे प्रिंट होगा B2, जिसके बाद ये कंस्ट्रक्टर का काम खत्म होगा और कंट्रोल वापस वहां जाएगा जहां से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, यानी यहां से। और उसके बाद ये लाइन चलेगी जिसके कारण स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा B1। आइए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, जो हमने सोचा है वही आता है या नहीं आता है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो मैंने यहां पर कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद मैं रन कर रहा हूं। अब देखिए पहले A1 चला जैसा हमने सोचा, एग्जीक्यूशन सबसे पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर का हो पाएगा, फिर B2 जो हमने बनाया था उसका हुआ, फिर B1। तो जैसा हमने सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही ये चला है। तो कंस्ट्रक्टर कैन कॉल अदर कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द सेम क्लास और सुपर क्लास, लेकिन दोनों नहीं। कंस्ट्रक्टर कॉल फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेप। यह बात जरूरी है कि जो आप दिस वाली लाइन लिख रहे हैं ये पहली लाइन हो, कोई और लाइन आ जाने के बाद ये लाइन आप नहीं लिख सकते। Such series of invocation of constructor is known as constructor chaining। जब कोई कंस्ट्रक्टर अपनी ही क्लास के किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, फिर हो सकता है कि ये दूसरा कंस्ट्रक्टर भी अपनी क्लास के तीसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करे, फिर वो जाके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। First line of the constructor is either super
बाय डिफॉल्ट ये सुपर होता है, यानी हमने ना तो दिस लिखा है ना सुपर लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट ये सुपर होता है, पेरेंट के ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा होता है। कंस्ट्रक्टर नेवर कंटेन सुपर एंड दिस बोथ, यानी आप यहां सुपर भी लिख दें और उसके बाद दिस भी लिख दें, ये मुमकिन नहीं है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के वीडियोस और भी आप देखना चाहते हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इसको विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें C, C++, PHP, डेटा स्ट्रक्चर ये भी इंक्लूडेड है। यदि आपको लगता है कि ये आपको बहुत काम आ रहा है, इस तरह के वीडियोस से आपको लर्न करना आसान हो रहा है क्योंकि ये वीडियोस हिंदी में हैं, तो आप इनको फेसबुक वॉल पे भी शेयर करिए। आप अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों तक ये वीडियोस पहुंचेंगे और कई लोगों को इससे फायदा हो सकता है। थैंक यू।